हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माही क्लासेस। जैसा हमने कमिटमेंट किया था, बोर्ड एग्जाम से पहले फिजिक्स क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस 1 आवर और लेस देन 1 आवर की सीरीज में कवर करेंगे। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैपेसिटेंस। स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल? अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज पोटेंशियल? जो अल्फाबेटिकल मीनिंग होता है, फिजिक्स में भी वही मीनिंग होता है पोटेंशियल का, कि किसी भी चीज के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। अलग अलग कंटेक्स्ट में सिर्फ फिजिक्स में ये पैरामीटर्स बदल जाते हैं। ग्रेविटेशनल में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज को किसी पर्टिकुलर हाइट पे हम स्टोर करते हैं और अचानक से उसके बीच का, और उसको अगर वहां से ड्रॉप करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई थोड़ी ग्रेविटी की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी सिंपल और सिमिलर तरीका है। किसी चार्ज, जो कोई चार्ज अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, इनफाइनाइट पे है, उसको अगर हम किसी चार्ज या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं कहीं से, लाइक वी आर टेकिंग सम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ऑब्वियसली जब वो चीज किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगी, तो वो फोर्स या तो उसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पे एक फोर्स लगेगा जो हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। तो वो फोर्स या तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा, वो फोर्स या तो उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो ऑब्वियसली हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पे लाने के लिए, दैट, और एक सिस्टम पे लाके उसको सेट करने के लिए। तो जो वर्क डन है, दैट इज द एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड, सिंस ऑल दिस फोर्सेस एंड वर्क डन इज कंजर्वेटिव। सो इस केस में जितना भी हमने वर्क किया है, दैट विल बी स्टोर्ड एज एनर्जी। ये बेसिक है। फिर से इसको सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी जो फिजिक्स में बात करते हैं, उस वो कहाँ पे ले जा रहा है आपको। ओके, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट से आपको क्या समझना है। इसकी डेरिवेशन या न्यूमेरिकली हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कवर्ड, that is the basic force into distance covered, that is the formula for work done, and that will be equal to potential energy. So force on any charge particle will be q, that is electric field into charge, that will be the force that will applicable when we are traveling a charge in some electric field. So since ऑल दिस फोर्सेस एंड वर्क डन इज कंजर्व्ड, सो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। दैट इज द वर्क डन, जो वर्क हमने किया है इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी एक पर्टिकुलर यहां पर लाने के लिए। तो इस सैंपल एग्जांपल में आप देखिए, सपोज एक चार्ज क्यू है और हम इन्फिनिटी से एक चार्ज कंटिन्यूसली लेके आ रहे हैं किसी ए पॉइंट पे। तो हमें बताना है कि इस सिस्टम की, जब एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू यहाँ पे है, इस सिस्टम की वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये सबने पढ़ा 11th में, एफ डॉट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ड्यू टू दिस चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन, so f dot dx is equal to f will be q, capital Q, small q upon 4 pi epsilon naught x square, x is any distance infinite, okay, at any distance from this point x, ठीक है। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी किसी डिस्टेंस x पे इस पॉइंट चार्ज q की वजह से। इस पॉइंट चार्ज q की वजह से हमें किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, सपोज x यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन x स्क्वायर, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड
इसको स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द फोर्स एट दिस पॉइंट, एट एनी पॉइंट दिस, ओके, एंड देन वी विल डू dx, सपोज dx डिस्टेंस वहां से मूव किया, तो इतना वर्क डन हमने किया, वर्क डन को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर, जो हमारी फाइनल पोजिशनिंग हो रही है इस क्वेश्चन में। dx अपॉन आर स्क्वायर विल बी 1 अपॉन एक्स, दैट विल बी क्यू क्यूब अपॉन आर। इतना वर्क डन हमने किया, ओके। नाउ सिंस ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग कंजर्व्ड, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए इसमें जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं दैट विल बी कंप्लीटली स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। सो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ये समझेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि एक्स डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स वहां पे कोई काम नहीं करना पड़ा, और आर पे आके हमें इतना काम करना पड़ा, दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर from a major charge capital Q will be q upon 4 pi epsilon r, okay। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक प्योरली कंजर्वेटिव फोर्स है। सो जो भी वर्क डन होगा वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्रिएट करेगा, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट है, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल भी कुछ होता होगा। पोटेंशियल इज अगेन किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो ये पहले वाला सिस्टम हमने दिखाया था, ये वाला सिस्टम कैपिटल क्यू है, यहाँ पे जो स्मॉल चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे इसकी वजह से क्या पोटेंशियल है। अगर हम किसी भी चार्ज क्यू को लाते हैं तो हमें कितनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि हम ये सिस्टम बना सकें, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल क्यू। सो फिजिक्स में जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय एनी चार्ज कैपिटल क्यू एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू दैट पॉइंट, और इसकी एसआई यूनिट होगी जूल पर कूलम। So from upper formula we can say कि potential energy is q upon 4 pi epsilon r. So potential, electric potential will be capital Q upon 4 pi epsilon r, क्योंकि small q जो है वो unit positive charge है, that can not be considered in formula. So question आएगा ये, अगर if this kind of question come in examination, that will be a one marker, find the graph between distance and potential. तो आपको अगर फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट 1 अपॉन आर का क्या ग्राफ होता है, और यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे चार्ज है, आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और उन दोनों का डिफरेंस जो है वही वर्क डन होगा। इस टाइप के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मूला पे सॉल्व होंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना पड़ेगा, और आपको ये फाइंड आउट करना है, सपोज डाइपोल एक टाइप का एडजस्टमेंट है जिसमें एक पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और वो दोनों एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक साथ जुड़े रहते हैं, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल का जो प्रैक्टिकल यूज है केमिस्ट्री में है, जिसमें बहुत सारे कोवेलेंट इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या H2O में देखते हैं आप वो जुड़े रहते हैं, दैट इज केमिस्ट्री में यूज है, फिजिक्स में भी बहुत जगह यूज है, जो आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है उस चार्ज की वजह से, डाइपोलर चार्ज की वजह से, दैट इज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पी, दैट इज एक डाइपोल लिया गया है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, और ये
P पॉइंट है जिसपे हमें पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से, कि एक्चुअल में अगर हम किसी यूनिट चार्ज को यहां पर लेके आते हैं इस डाइपोल के सिस्टम के पास, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को लेके आते हैं। ओके, इसकी डेरिवेशन है जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। इस केस में क्या करेंगे, ये डिस्टेंस है 2a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को कैपिटल आर लेंगे। कैपिटल आर विल बी फ्रॉम दिस पॉइंट O एंड P। ओके, नो, स्मॉल आर विल बी फ्रॉम O टू P। और अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, एनर्जी अपॉन क्यू होता है, और एनर्जी जो है वो वर्क डन है, दैट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो इसका जो भी पॉइंट पे जितने भी अलग अलग पॉइंट की वजह से पोटेंशियल, अलग अलग चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा, दैट विल बी एडेड अलजेब्रिकली। इसमें कोई भी वेक्टर एडिशन नहीं होगा। सो क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो हमें फॉर्मूला पता है, क्यू अपॉन 4πε r1, और माइनस क्यू की वजह से होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस माइनस क्यू अपॉन 4πε0r2। इसके आगे इस क्वेश्चन में सिर्फ मैथमेटिक्स है, या इस डेरिवेशन में सिर्फ मैथमेटिक्स है। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, पहला जो पोटेंशियल होगा पहले पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू की वजह से, दैट विल बी क्यू अपॉन 4πε r1, ये वाला डिस्टेंस। दूसरा डेरिवेशन होगा वो होगा माइनस क्यू अपॉन 4πε r2। बस हमें इन दोनों को ऐड करना है, q अपॉन 4πε r1 माइनस क्यू अपॉन 4πε r2। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद अब हम R1 और R2 को R की टर्म्स में निकालेंगे ताकि हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाए चीजें। तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर लेंगे यहाँ पे, और ये डिस्टेंस A है, ये O मिड पॉइंट है डाइपोल का। ओके, डाइपोल के एक्सिस का, या डाइपोल का एक्सिस है, इसका मिड पॉइंट O है, तो ये डिस्टेंस A होगा, ये भी डिस्टेंस O, सपोज ये A है और ये B है, तो OA भी A होगा, OB भी A होगा। ठीक है, और डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो P, दैट इज फ्रॉम माइनस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपको पता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, सो दिस डिस्टेंस विल बी A cos थीटा, एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस विल बी A cos थीटा। ओके, और बहुत हायर, सिंस डिस्टेंस इज क्वाइट लॉन्ग, सो AP विल बी इक्वल टू, इसको हम B बोल देते, C बोल देते हैं, CP। ओके, तो ये डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल बी R माइनस दिस, ये पूरा R है, यहां से O से लेके P तक पूरा पॉइंट R है, R में से हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा यहां से लेके यहां तक का। ओके, दैट विल बी R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। सिमिलरली दिस डिस्टेंस विल बी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, दैट इज R और R2 बराबर है, तो R2 इज फ्रॉम दिस पॉइंट, तो R में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि R2 बन जाए, दैट विल बी A cos थीटा, जो हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। R2 विल बी R प्लस A cos थीटा एंड R1 विल बी R माइनस A cos थीटा। अब बस इसको ऐड करते जाना है, फॉर्मूला सिंपल लगा हुआ है, हम लास्ट में पहुंचेंगे R इज मच मच ग्रेटर देन A, तो हम ये वाला इस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को जस्ट इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी कंपेयर टू R, क्योंकि R इज मच मच ग्रेटर देन A। और डाइपोल का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू डिस्टेंस, चार्ज Q इंटू डिस्टेंस 2A, सो Q इंटू 2A विल बी P, और P cos थीटा अपॉन 4πε r स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट P from its at any point P from at any point, and this R is distance from center of axis of dipole। तो अगर डाइपोल के साथ थीटा 90 डिग्री है, सपोज ये पॉइंट डाइपोल का है, ये पॉइंट डाइपोल का है, और थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री करेंगे और पोटेंशियल विल बी 0। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos थीटा विल बी 1 एंड 4πε r स्क्वायर हो जाएगा।
अगेन पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो प्योरली स्केलर क्वांटिटी है, तो कितने भी चार्ज की वजह से कोई भी पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, दैट विल बी एडेड अल्जेब्रिकली इररेस्पेक्टिव ऑफ, एंड इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, सिर्फ डिस्टेंस और चार्ज पे मैटर करेगा, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे मैटर करेगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल होलो मेटल, स्फेरिकल है और होलो है, तो इसका मतलब है कि अंदर जो है वो चार्ज कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है या खाली है, और उस पे पोटेंशियल 12 वोल्ट है। व्हाट विल द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर? ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, कुछ बदल नहीं रहा। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नाम में है जो है, और नाम से ही सब कुछ समझ में आ रहा है। सिंपल है कि एक ऐसी सरफेस हाइपोथेटिकल समझ लीजिए या जैसे समझ लीजिए, जिसमें हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम है। ये सर्कुलर भी हो सकती है लाइक दिस, ये स्केलर प्लेनर भी हो सकती है लाइक दिस। प्लेनर में मतलब अगर इस बोर्ड को ही लें तो इस बोर्ड के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, दैट इज, इस पूरी सरफेस को आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस समझ सकते हैं। सिमिलरली कोई भी एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ले लीजिए, इस सर्किल के पूरे सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पे पोटेंशियल सेम है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। इसको बोलते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस सरफेस में अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल कर रहे हैं थ्रू एनी मीडियम, तो वर्क डन विल बी जीरो, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आया नहीं, दैट मीन्स जीरो एनर्जी विल बी अप्लाइड, नीड टू बी अप्लाइड, दैट्स ऑल। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, और क्यों ऐसा होता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं। फिर से इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक बार और समझ लेते हैं। एक ऐसी सरफेस या एक ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्किल या एक ऐसा होलो स्फीयर जिसके हर सरफेस या जिस एरिया के हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम है। दैट मीन्स अगर एक यूनिट चार्ज को उस एरिया के उस सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल कराएंगे, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो, नेट वर्क डन विल बी जीरो। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, इसको हमें उठा के यहाँ ले जाना है सपोज, तो हम ले जाएंगे, एंड पोटेंशियल एट बोथ द पॉइंट आर सेम, सो देयर नो वर्क विल बी डन, दैट्स ऑल। Now this is important thing, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है? सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पे एक इनफाइनाइट चार्ज की शीट है, वहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जस्ट आपको समझाने के लिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है जो ऐसे एक प्लेनर शीट है, ओके। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ऑब्वियसली हम शीट से जितनी दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अब हमें एक पॉइंट चार्ज Q को पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ ले जाना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं, पॉइंट चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा EQ, और इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द वर्क डन EQ/dr या EQ/dr, दैट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डिफरेंस इन पोटेंशियल, दैट इज VA माइनस VB, या फिर हम बोलेंगे कि डेल्टा V या DV। सो वर्क डन इज इक्वल टू QdV, दैट इज वर्क डन के हमने दो फॉर्मूले निकाले। फॉर्मूला नंबर 1,
वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डीवी, क्यू दैट इज टेस्ट चार्ज विच वी आर मूविंग, और हमने दो पॉइंट लिए ए और बी, दोनों पे पोटेंशियल अलग अलग है। पहला पोटेंशियल है वी ए एंड दूसरा पोटेंशियल है एट पॉइंट बी, पोटेंशियल इज वी बी। सो वर्क डन विल बी डिफरेंस इन पोटेंशियल दैट इज वी ए माइनस वी बी डी वी इंटू दैट टेस्ट चार्ज क्यू। और दूसरा जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, वर्क डन बाय एनी फोर्स, जो 11th क्लास में पढ़ा है, एफ डॉट डिस्टेंस कवर्ड दैट इज एफ डॉट डी आर, और एफ जो होगा वहां पे, ये यहाँ पे होगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज। अब इन दोनों इक्वेशन में ये सेम है, अब हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो जो फॉर्मूला मेरे पास बन के आ रहा है दैट इज ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ओके, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर ई डॉट डी एस कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, या ई डॉट डी आर कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, और पोटेंशियल को अगर हम डी आर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट, या थोड़ा सा जिसने कभी ढंग से रिवाइज नहीं किया उसके लिए नया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रिवर्स करके आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया है कि एक बार पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वर्क डन कितना हुआ है वो निकाला है, और दूसरा तरीका जो हमारे पास वर्क डन निकालने का है वो है फोर्स इनटू डिस्टेंस एफ डॉट डी। दोनों के वजह से जो वर्क डन है वो तो ऑब्वियसली सेम होगा क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो उन दोनों की वजह से दो इक्वेशन आई, उनको हमने इक्वेट किया, इसकी वजह से डेरिवेशन आ गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर। अब क्या है, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, अब इधर आते हैं, अब फिर से आते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रहती है। सपोज ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है, इस पूरे सरफेस का वोल्ट v है, इसका v2 है, इसका v3 है, इसका v1 है, ओके। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला कंपोनेंट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो ऑब्वियसली अगर हम किसी चार्ज को यहां से अगर यहां लेके जाते हैं अलोंग द लाइन ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, दैट मीन्स कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं, बट एक्चुअल में देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। यहां भी v1 है और यहां भी v1 है, एक्चुअल में देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज ये ए पॉइंट है, यहां भी v1 है, यहां भी v1 है, क्योंकि ये पूरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली, ओके, इसको डिफरेंस इसके इस इसको रिजॉल्व कर लिया अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, दैट मींस अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को प्लस क्यू से लेके यहाँ पे लेके जाएंगे, ए से पॉइंट बी तक लेके जाएंगे, तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो या तो अपोज करेगी या उसको सपोर्ट करेगी इस चार्ज को यहाँ मूव कराने में। लेकिन पोटेंशियल अगर इन दोनों पे सेम है तो वर्क डन विल बी जीरो, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक कंपोनेंट होगा दैट विल अलोंग द that will be perpendicular to equipotential surface। और जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से इमिनेट हो रही है, जहां से निकल रही है, या जिस तरफ एरो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उस साइड जितना आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल उतना घटता जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली सोर्स कहीं यहां पर होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा रहा होगा, कोई प्लेनर शीट होगी या कुछ भी इनफाइनाइट सोर्स होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, उसमें हमें यह बताना है कि पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, सी पे ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा, बी पे ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स के जितना नजदीक होंगे पोटेंशियल वहां पे उतना ज्यादा होगा, क्योंकि
पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल इज टू बी फाउंड। एंड जितना दूर होंगे पोटेंशियल वहां उतना कम होगा, और इक्वल डिस्टेंस पे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। ओके, इन इस एग्जांपल में देखिए, जैसे सी पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए और बी पे सेम होगा। इस एग्जांपल पे डी और बी पे सेम होगा, और ए पे सबसे ज्यादा होगा, सी पे सबसे कम होगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कि अलग अलग पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी, तो इसके परपेंडिकुलर होगी। हमें ये फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है। हमें डिस्टेंस दे रखा है दो बीच के बीच में, हमें बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, हम निकाल लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। इलेक्ट्रिक इस हमें डायरेक्शन दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगी। इसके दो फैक्टर होंगे, एक ऐसे और एक हाँ सॉरी, एक ऐसे और एक ऐसे। इस केस में हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 5-5 के डिस्टेंस पे ये घट रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से कहीं से सोर्स से आ रही है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, इसको ऐसे करिए और ऐसे करिए, तो ये होगा कैपिटल जे, ये होगा माइनस आई, और सिंस ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 60 डिग्री होगा, तो जो भी मैग्नीट्यूड आएगा जे विल बी 60 डिग्री, और जे साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और आई जो है वो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। इतना तो सबको समझ में आ रहा है कि हमने रिजॉल्व किया है इसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो डीवी दैट इज चेंज इन पोटेंशियल इनटू डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन, दैट इज यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है, तो हमें R1 निकालने के लिए हमारे पास ये डिस्टेंस है 5, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूस है, तो और ये थीटा हमें पता है, तो 1030 दैट इज 1030 विल बी दिस डिस्टेंस, सॉरी साइन 30 विल बी R1 अपॉन 5, R1 आ जाएगा 5 साइन 30, और डिफरेंस इन पोटेंशियल विल बी 10 वोल्ट, तो 10 डिवाइडेड बाय R1 कर देंगे, डेल्टा वी अपॉन R1, R1 विल बी 2.5, साइन 30 इज 1/2, सो R1 विल बी 2.5, और सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और 10 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इतना। और डायरेक्शन के लिए हम मैग्नीट्यूड का साइन 60 लेंगे जे की तरफ, और कॉस 60 लेंगे माइनस आई की तरफ। potential energy due to a system of charges will be U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए क्यू बी। ये एक सिस्टम है जो इनफाइनाइट से लेके आए हैं, और दो चार्ज को ऐसे लाके रख दिया यहाँ पे, तो ये दोनों चार्ज आर डिस्टेंस पे क्यू ए क्यू बी जो चार्जेस हैं वो आर डिस्टेंस पे एक दूसरे से बस खड़े हैं इस तरह से, तो हम या तो इनको रोक के रख रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, या फिर ये रुके हुए हैं, तो इनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी दैट विल बी क्यू ए क्यू बी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो इसमें कितने भी पॉइंट आ जाए उनका आपस में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा दैट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। और इसको सबसे बेसिक तरीका निकालने का है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने किसी भी सिस्टम की, और जो डिफरेंस है वही नई एनर्जी आएगी। जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम
चेक करना चाहें कि फाइनल एनर्जी क्या है, तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो आपको Q1 Q3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, Q1 Q2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी और Q2 Q3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके तीनों का अल्जेब्रिक सम कर देना है। दैट्स ऑल एंड यू विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज को एक एक्सटर्नल फील्ड में कहीं और से लेके आते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, किसी चार्ज को लेके आते हैं, तो उस चार्ज के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड रहेगी, या उस चार्ज को फ्री छोड़ा जाए तो वो कहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक सिस्टम खुद एग्जिस्ट कर रहा है, फिर उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई। सपोज पहला सिस्टम ये था कि Q1 Q2 आर डिस्टेंस पे आराम से बैठे हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, और उनके बीच की एक पोटेंशियल एनर्जी है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जो आर है। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और हमने दे दी, ऊपर से कोई एक्सटर्नल सोर्स से आए और इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ऑब्वियस है कि उसकी वजह से दोनों पे फोर्स लगेगा, और Q पे भी फोर्स लगेगा, Q1 पे भी और Q2 पे भी। तो अगर फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली और एक एनर्जी स्टोर्ड होगी, या पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल सिस्टम विल बी, इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा क्यू वी, इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा Q2 V2 प्लस Q1 Q2, तीन वजह से एनर्जी होगी। पहला होगा Q1 V1, Q2 V2 एंड Q1 Q2, तीन एनर्जी होगी। ओके, सो फाइनल टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी Q1 V1 VR1 प्लस Q2 VR2 पे जो भी पोटेंशियल होगा प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको फिर से समझिए कि दो चार्जेस हैं, पहले ऐसे ही बैठे थे, इनके बीच का डिस्टेंस R था, और हमने एक सिंपल फॉर्मूला पहले ड्राइव किया पोटेंशियल एनर्जी का, डेट इज के Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, जिसकी वजह से हमने बोला कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। अब क्या हुआ, हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स जैसे जैसे आगे मूव करेगी पोटेंशियल घटता जाएगा। तो ऑब्वियसली Q2 पे पोटेंशियल कम होगा और Q1 पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। डैट मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी फाइंड आउट करेंगे, या Q1 V1 और Q2 V2, और टोटल एनर्जी जो पहले इस सिस्टम, ये जब आइसोलेटेड सिस्टम था उसमें थी, ये तीनों एक फाइनल एनर्जी है, और इनिशियल एनर्जी जो है वो सिर्फ Q1 Q2 अपॉन R है। तो अगर बोला जाए कितना वर्क डन हुआ या कितनी एनर्जी नई जनरेट हुई, वो भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे दो चार्जेस है 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम, और इन दोनों को -9 एक्स एक्सिस पे रखा गया है इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ए इज इक्वल टू, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जो डिस्टेंस के साथ वेरी हो रही है, तो ऑब्वियसली ई डॉट डी आर करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी -A/R। तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस पे किस तरह से वेरी कर रहा है। तो हम दो अलग अलग पॉइंट, दैट इज -9 सेंटीमीटर और +9 सेंटीमीटर पे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद डिस्टेंस, सो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल निकालेंगे -9 सेंटीमीटर पे और +9 सेंटीमीटर पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से।
यहाँ पे ये डी टी नहीं है, ये डी आर है। ओके, सो डी वी विल बी डी आर और वी विल बी ए अपॉन आर। ओके, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी वो होगी V1 Q1 V2 Q2 प्लस Q1 Q2 अपॉन R2। ये डिस्टेंस हमारा 18 सेंटीमीटर है, -9 से +9 के बीच में। और A अपॉन R1 हम इसको अगर -9 लेंगे और इसको अगर यहाँ पे हम जी 1 कंसिडर करेंगे या 18 कंसिडर करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है और उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के अंदर कितनी स्टोर होगी इन केस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डाइपोल पे अप्लाई करें तो डाइपोल, अगेन फिर से समझो, एक चार्ज -q एक चार्ज +q, उसको ऐसे टेढ़ा कर दो और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते जाओ, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, ये चार्ज -q है और ये चार्ज +q है, तो -q जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर है, कोई पॉजिटिव सप्लाई का सोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जनरेट हो रही है, और डाइपोल का ये -q है, ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा और +q जो है उधर जाएगा। तो डाइपोल क्या है, एक लकड़ी समझ लो, ये लकड़ी लगी हुई है दो चार्जेस के बीच में और इन दोनों पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये टर्न करने का कोशिश करेगी। इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा इस तरफ और इस फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा नीचे की तरफ, मतलब ये न्यूट्रल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। उसकी वजह से क्या है कि लेकिन आ नहीं पा रही है, इसका मतलब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है, छोड़ते ही वो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, या टॉर्क निकाल के करना चाहे वैसे कर लें, अदरवाइज सीधा सीधा फॉर्मूला है टॉर्क डी थीटा। और टॉर्क पहले हमने निकाला था पीई साइन थीटा होता है, दैट इज माइनस पीई पी डॉट ई कॉस थीटा, या पी डॉट ई कर सकते हैं डाइपोल को, या माइनस पीई कॉस थीटा। ये एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आ सकता है, उस केस में क्या करेंगे कि सपोज जो इनिशियल थीटा है, जैसे डाइपोल पहले जहां था और उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद थीटा बदल गया, तो डाइपोल फाइनली कहाँ आ गया, दैट इज डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, लेकिन डाइपोल का एंगल चेंज हो गया। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ वर्क किया है जिसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई है। तो हम क्या करेंगे, पी कॉस थीटा फाइनल माइनस पी कॉस थीटा इनिशियल, वर्क डन विल बी माइनस पी, इतनी एनर्जी डाइपोल में स्टोर होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स कि डाइपोल फर्दर नहीं घूम रहा, उसको जो चीज जहां सेटल होनी थी हो गई, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। तो माइनस पी डॉट ई करेंगे, दैट इज डाइपोल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज माइनस क्यू एल ई, मतलब इतनी एनर्जी आपको डाइपोल को देनी पड़ेगी उसको घुमाने के लिए। बाकी न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये कॉन्सेप्ट फिर से सोचना कि डाइपोल जो है वो अगर न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन डाइपोल की क्या होगी, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल एक यहाँ लग दो, ये एक यहाँ लग दो, यहाँ पे कर दो -q, यहाँ पे कर दो +q, ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ये चार्ज इधर रिपेल हो रहा है, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, डाइपोल यहाँ पे थीटा 0 हो गया, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम इन डाइपोल। अब कंडक्टर्स पे आते हैं। कंडक्टर्स क्या होता है, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कंडक्टर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कैरी करते हैं, दैट्स ऑल। तो अगर किसी कंडक्टर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो ऑब्वियसली क्या होगा, सारे सपोज
जैसे चींटियां मीठे को देख के भागती है, वैसे ही किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस को नहीं छोड़ सकते, कंडक्टर के अंदर ही रहेंगे, लेकिन कंडक्टर के एकदम सरफेस पे आ जाएंगे। और सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्जेस है या होल्स है, वो कंडक्टर के उस एंड पे चले जाएंगे। तो कंडक्टर के अंदर जो है कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। अगर गॉसियन थ्योरम से भी देखें तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इफ देयर इज नो चार्ज, ऑल द चार्जेस आर ऑन द सरफेस, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज नॉर्मल टू दैट सरफेस। दैट मीन्स कि अगर कोई इस टाइप का सिलेंड्रिकल कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी डायरेक्शन में होगी, ओके, या उस डायरेक्शन में होगी। इट्स नॉट लाइक अलोंग द पैरेलल साइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पैरेलल होगी और ये पूरा पोटेंशियल सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर की तरफ लग, इधर इन माई डायरेक्शन और इन अवे डायरेक्शन ये होगी, ओके। ये एक सिंपल सी डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के बाहर कितनी होती है, डेट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो हम पहले भी चेक कर चुके हैं गॉसियन वाले केस में। फिर से करेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा एस वन दैट इज द नेट चार्ज इनक्लोज। एस वन क्या है, ये मेरा कंडक्टर का एरिया है, तो मेरा नेट चार्ज इनक्लोज इतना है, ओके, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी, इट्स नॉट फ्लक्स, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इट्स वैल्यू विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। जैसे कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, वैसे ही डाई इलेक्ट्रिक होता है। डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट नहीं करता है। डाई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट नहीं करता है, मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे जो जाके इमीडिएटली सरफेस पे चिपक जाएंगे, ओके। तो उस केस में क्या होगा और डाई इलेक्ट्रिक का यूज कहाँ करते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे। ओके, सपोज डाइलेक्ट्रिक को कोई एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है और उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज इन द सेंस कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे तो लगी रही है, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन्स अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को छोड़ नहीं सकते, मतलब वो फ्रीली उस मटेरियल के अंदर घूम नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे, उसी मटेरियल या उसी मॉलिक्यूल के अंदर अलाइन हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ ऐसा सा सिस्टम बन जाता है। ये पॉजिटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नेगेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा होगा कि ये जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ही मॉलिक्यूल में पॉलराइज हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा चले, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिपेल होंगे। इतना दिमाग में समझ में आ रहा है। डाई इलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इस के अंदर, इस मटेरियल के अंदर फ्री मूव कर रहे होते, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते,
सारे पॉजिटिव चार्जेस उधर हो जाते। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह अपोज कर देता। डाई इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली अपोज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लिमिटेशन ये है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मॉलिक्यूल्स के अंदर ही पोलराइजेशन हो सकता है। कैन नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्योर कंडक्टर होता तो उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होती। डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ई नॉट जो है, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू है, या ई नॉट जो है वो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। इसकी वजह से और टोटल डिस्टेंस जो है वो डी है, और उसके बीच में दो प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, उसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया है। तो हम पता करेंगे कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो इसको पता करने के लिए पहले हम निकालेंगे कि इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी शीट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट इज क्लियर। ये गॉसियन में जब हमने पैरेलल प्लेट का निकाला था, या इन्फानाइट प्लेट का निकाला था, प्लेनर सरफेस का, तो हमने निकाला था कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस इन्फानाइट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस इन्फानाइट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका अवे फ्रॉम है, इसका टुवर्ड्स द है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रखते हैं बीच में। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी घटेगी, पूरी नहीं घटेगी, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो EP इज इक्वल टू सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। So net electric field due to a dielectric in any parallel plate system will be initial sigma by epsilon naught minus sigma P by epsilon naught, या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो भी होगा वो हम निकाल लेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। तो ये जो है K, इसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इस K की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो हमारे पास सिग्मा P आ जाएगा। दैट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या पोलराइजेशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल इन डाइलेक्ट्रिक। ओके, ये दो कॉन्सेप्ट और हैं, ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख लेना एक बार आप। पोलराइजेशन क्या होता है और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नाउ द मोस्ट फेवरेट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है? इलेक्ट्रिकल्स में कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं? बेसिकली कैपेसिटर इज अ सिस्टम टू स्टोर सम एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड इन विच मे बी रिक्वायर्ड। सो अदरवाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे पंखा होता है, पंखा को स्टार्ट करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो पंखे में अलग से एक कैपेसिटर लगाते हैं। ओके, सो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्या है? कैपेसिटर ये है कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, उनको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा गया है, और उस की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि चार्ज दोनों साइड से आके दोनों और कैपेसिटर डीसी करंट को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है, तो कैपेसिटर की सरफेस पे चार्ज आ जाता है पूरा। कैपेसिटर का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दो सरफेस है, दोनों सरफेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेट की गई है। एक सरफेस पे जितना चार्ज पॉजिटिव में रहेगा, उतना ही दूसरी सरफेस पे चार्ज नेगेटिव में रहेगा। तो अगर कैपेसिटर को पूरा कंसीडर करें एज ए होल, तो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी जीरो।
बिकॉज एक प्लेट पे पॉजिटिवली चार्ज है या एक सरफेस पे पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरे सरफेस पे नेगेटिवली सिमिलर मैग्नीट्यूड का या सिमिलर अमाउंट का चार्ज है, सेम अमाउंट का। द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने गॉस लॉ में निकाली थी, प्लेनर या स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से कैपेसिटर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज रहेगी, या और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज द वर्क डन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर। ठीक है। कैपेसिटेंस किसको कहते हैं? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि इस पॉइंट से, सपोज कैपेसिटर की एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को, यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज द पोटेंशियल। और टोटल चार्ज जो है वो हमें पता है कि क्यू अगर इस पे भी है तो दूसरे पे ऑब्वियसली माइनस क्यू होगा। तो जो सी है, दैट दैट कैपेसिटेंस इज टोटल चार्ज अपॉन वी, और इसकी एसआई यूनिट फेराडे होती है। हाउएवर जब हम एक सिस्टम सेट कर लेते हैं तो ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है किसी भी चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस के। ये उसके शेप, साइज, इस पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर में हॉलो स्फेयर है, इसकी दूसरी प्लेट एज्यूम कर लेते हैं इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर। और कैपेसिटेंस क्या होता है, इन्फिनिटी पे अगर वोल्टेज जीरो है तो नेट वोल्टेज डिफरेंस विल बी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो यहाँ पे है। सो Q विल, C इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू Q बाई V, एंड दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन आर। सिंपल। बोर्ड एग्जाम में रिवाइज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट की डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, आप अगर 10 मिनट भी ध्यान से सोचेंगे। लेकिन फॉर्मूले को बार एक दो बार डिराइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन के चांसेस जीरो हो जाए। कैपेसिटेंस एक तरीका है एनर्जी स्टोर करने का, और एनर्जी स्टोर करने के बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि कैपेसिटेंस होता क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी या C इज इक्वल टू Q बाई वी। और Q जो है वो कोई भी सिस्टम का जितना पॉजिटिव प्लेट पे रहेगा या जितना पॉजिटिव साइड रहेगा उतना ही नेगेटिव साइड रहेगा। सो Q इज सेम ऑन बोथ द साइड्स। और V जो है वो है कि दोनों प्लेट के बीच में या दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओके। और जब हम इस फॉर्मूले से डिराइव करते हैं तो ये पाते हैं कि C की जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, मतलब कि जो इसकी दोनों प्लेट्स हैं वो स्फेरिकल है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है। इनर वाला स्फेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, बाहर वाला स्फेयर जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और चार्ज की वैल्यू Q है। तो हमें बताना है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल इज गिवन बाय, इसको प्रूफ करना है। आप खुद ट्राई करके देखिए, मेरे ख्याल में इजी है। आपको इस और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और Q इज इक्वल टू सी वी करना है। विल फाइंड Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी करना है। ओके। और C विल बी Q अपॉन डेल्टा वी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R1, यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R2। और इन दोनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल फाइंड द आंसर। ये यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, यू विल इजी है ये। सिमिलर केस है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में आपको एक कंडक्टर दिया हुआ होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। और
इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर करेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल गॉसियन लॉ यूज करेंगे। हम क्या निकालेंगे, Q by epsilon naught, net charge enclosed will be E dot ds will be Q by epsilon naught, और dr जो होगा 2 pi r l होगा, और Q जो होगा वो lambda into l होगा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन r, एल एल कैंसिल हो जाएगा, इंटू डी आर करेंगे तो हमारा डी वी आ जाएगा। और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और इसको क्यू बाई वी करेंगे तो लेमडा एल इज टोटल चार्ज अपॉन लेमडा एल एन बी, तो ये डेरिवेशन आ जाएगी आपके पास इजीली। क्या करना है, सबसे पहले फिर से समझिए, सबसे पहले मेरे पास क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी वी, और C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा वी, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। और डेल्टा वी निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला जो हमने पहले डिराइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv बाई डी आर, और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर। सो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसको एक गॉसियन सरफेस से, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस से क्लोज करेंगे, और उसके बाद Q निकालेंगे। Q विल बी, अगर इसके ऊपर सरफेस डेंसिटी लैम्डा है तो इट विल बी लैम्डा एल, दैट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड इट, अपॉन एप्सिलॉन, और dl और E डॉट ds, दैट इज गॉसियन फॉर्मूला, E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिलेंड्रिकल का ds क्या होता है, 2 पाई r इंटू एल, ये टोटल एरिया है जो इनक्लोज्ड है। सो E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन r, इसको हम डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे जितना भी इनका डिफरेंस है b और a तक, a से b तक। ओके, and we will find the final capacitance which is again independent from surface charge density or anything lambda, okay, and simply depends on magnitude कि उस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, उस सिलेंड्रिकल के दोनों रेडियस के बीच में डिफरेंस कितना है। सिमिलर इज द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसमें सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दूसरी की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट पोटेंशियल जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो d है, तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर या डेल्टा वी बाई डी, तो हमें डेल्टा वी मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी बाई लैम्डा, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, और इसमें हम सब की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन ए बाई डी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेंड्रिकल हमने कर लिया, स्फेरिकल हमने कर लिया, और ये पैरेलल प्लेट है। इन तीनों के अलावा कोई सिलेबस में नहीं है। फिर से देखिए, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड पैरेलल, तीनों के फॉर्मूले आप चाहें तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज डेरिवेशन इज ऑल्सो ईजी। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द सर्फेसेज, दैट्स ऑल, वहीं पे की है जो है। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक को फंसा दें तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई हो जाएगी।
ये के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है बदल जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल पाएंगे तो हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के बाद हमारा जो कैपेसिटेंस होता है वो चेंज होके के सी नॉट हो जाएगा। के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर हम किसी कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं पूरी लेंथ पे, तो अगर इनिशियल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, देन फाइनल कैपेसिटेंस जो होगा वो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फंसाया जाए, मतलब कि दोनों साइड थोड़ी थोड़ी स्पेस भी छोड़ा जाए, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, तो फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा माइनस सिग्मा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं, R1 R2 को, और इसको निकालना पड़ेगा R3 को। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा। जो सिर्फ टी वाला है वो वहाँ पे सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इन दोनों को मिला के सपोज ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डी है और इन दोनों, इसका डिस्टेंस टी है, तो ये दोनों जो डिस्टेंस है वो डी माइनस टी हो जाएंगे मिला के। तो इसका दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो अलग हो जाएगा। तो इस टाइप का फॉर्मूला निकल के आएगा। ओके, ये इस तरफ से भी समझ सकते हैं कि तीन कैपेसिटर हैं, तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, C1 C2 C3। ओके, इस तरह से भी डिराइव कर सकते हैं। ये सिंपल सा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज V है तो यहाँ इन दोनों के एंड पे भी V होगा। डैट मीन्स कि V इज इक्वल टू, क्लोज लूप में पोटेंशियल जीरो होता है, सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। तो अगर यहाँ पे V है तो इन दोनों के अक्रॉस भी V होगा वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू सी वन प्लस सी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा होगा और जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा होगा, दैट विल बी एडेड। और सिंपल है, चार्ज दोनों पे सेम रहेगा क्योंकि ये दोनों सीरीज पे कनेक्टेड है। यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ माइनस क्यू होगा, फिर यहाँ क्यू होगा, फिर यहाँ माइनस क्यू होगा, और इस तरह से मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी वन क्यू बाई सी टू, या सीरीज का सिंपल फॉर्मूला है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से जितने भी हैं। सिमिलरली पैरेलल में ये Q1 Q2 इज इक्वल टू नेट चार्ज Q होगा पहला, और दूसरा V तीनों सेम होंगे। तो सीरीज में, पैरेलल में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये याद रखना है। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है कि सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं कैपेसिटर्स को। सपोज डाइलेक्ट्रिक वाले केस में कैसे करेंगे, केवन दो अलग अलग कैपेसिटर हैं। हमने देखा था कि K इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है, और D का D/2 हो गया है, और K1 हो गया है। तो हम इसको सीरीज में ऐड करेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C। इसकी डेरिवेशन अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू Q करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू DQ। और वर्क डन जो आएगा वो हमारा ये आएगा। हम अगर डिराइव करेंगे तो हमारे पास नेट वर्क डन ये वाला आएगा, और इसमें से हम कैपेसिटर का फॉर्मूला अगर सबमिट लगा दें, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन R इज C। तो नेट एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाय 2C, और Q की जगह अगर हम CV लिख दें
दैट विल बी हाफ सी वी स्क्वायर। और पर यूनिट वॉल्यूम को भी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा उसके लिए पहले। थैंक यू। माही क्लासेस इज सिचुएटेड इन इंदिरापुरम गाजियाबाद। इफ यू नीड पर्सनल ट्यूशन or if you need crash course with respect to physics or maths, please contact Mahi classes, Indrapuram, Ghaziabad. Thank you.